है ना, थोड़ा नाम सुनो, व्हीट स्टोन बी में 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस है ना, इस प्रकार जोड़ते हैं कि चतुर्भुज की 4 भुजाओं के रूप में जोड़ते हैं। देखो चित्र बना लो पहले। व्हीट स्टोन सेट का सिद्धांत है ना। अब देखो चित्र बन गया है, इधर देखो हो गया, बन गया सबका, बना लो जल्दी। देखो यदि हमको देखो चित्र में हमारे समझ में आ गया तो पूरा व्यंजक हमसे बन जाएगा, पर चित्र समझ में नहीं आया तो व्यंजक नहीं बनेगा। अंजलि चित्र बाद बनाना, और जिसका चित्र नहीं बना है और बाद बना लेना, तुम भी बाद बनाना सीखा है ना, फिर बाद बनाना। देखो देखो हाँ देखो पहले व्हीट स्टोन बी में 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस चतुर्भुज की 4 भुजाओं के रूप में जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखो किसी भी चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, जानते हो 2 विकर्ण होते हैं। जैसे चतुर्भुज ये बन गया, चतुर्भुज में 2 विकर्ण क्या कहलाता है, यानी इस एक विकर्ण कहलाएगा, एक विकर्ण कहलाएगा, है ना, विकर्ण कहलाते हैं। इसको हम ऐसे चतुर्भुज को ऐसे ना रखे, ऐसे रखा चतुर्भुज हमारा, देखो इस तरह रखा है, ऐसे रखा चतुर्भुज हमारा, तो ये एक विकर्ण कहलाएगा, एक विकर्ण कहलाएगा ना। देखो एक विकर्ण क्या है, इसका ए और सी है, तो विकर्ण ए सी के बीच क्या जोड़े हैं, सेल और कुंजी K1, ठीक है। तथा विकर्ण BD के बीच में कुंजी है, एक कुंजी है K2, एक कुंजी यहाँ पे है, धारा मापी है G, तो विकर्ण BD के बीच कुंजी K2 तथा धारा मापी G जोड़ते हैं। तो चलो लिखो, व्हीट स्टोन सेतु में, व्हीट स्टोन सेतु में
चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस को चतुर्भुज की चार भुजाओं के रूप में जोड़ते हैं। विकर्ण AC के चतुर्भुज की चार भुजाओं के रूप में जोड़ते हैं। ठीक है। विकर्ण AC के बीच सेल तथा कुंजी K1 तथा विकर्ण BD के बीच धारामापी G तथा कुंजी K2 जोड़ते हैं। विकर्ण BD के बीच धारामापी G तथा कुंजी K2 जोड़ते हैं। अब देखो, इतना हम लोग जो चित्र बनाए हैं वही लिखे हैं। ठीक है ना। अब देखो, अब थोड़ा सा ये समझना, अब आगे लिख लो थोड़ा पहले कि सेल कुंजी K1 इसको कहते हैं सेल कुंजी, इसको कहते हैं धारामापी कुंजी। कहे कि सेल में लगी है, धारामापी में लगी है ना। तो लिख लो कि कुंजी K1 और K2 दबाने पर कुंजी वही अंग्रेजी इसको बोलते हैं प्लग, है ना। अंग्रेजी में प्लग बोलेंगे, है ना। कुंजी K1 और K2 दबाने पर माना प्रतिरोध PQRS, ऐसे कामा लगा के लिखना, प्रतिरोध PQRS में बहने वाली धारा क्रमशः चित्र में थोड़ा देखना। देखो, P में कौन सी धारा बह रही है? I1, Q में I2, R में I3, S में I4। ये लोग क्रमशः I1, I2, I3, I4 है। I1, I2, I3, I4 है। तथा ये क्या है? देखो, धारामापी है, ये धारामापी है। तो तथा धारामापी में बहने वाली धारा IG है। तथा धारामापी में बहने वाली धारा IG है। IG ऐसे लिखना, IG। ठीक है ना। IG थोड़ा सा डायरेक्शन देख लो कि धारा का डायरेक्शन कैसे बनाओगे चित्र में। देखो, धारा हमेशा सेल के धन से ऋण की ओर बहती है। सेल से जानते हो ना, ये हमारा सेल का प्लस है, ये माइनस है। यहाँ धारा इधर ऊपर की ओर जाएगी ना। देखो, बिंदु A पर जाके धारा दो भागों में बढ़ जाएगी। अरे बताओ, एक इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, धारा तो यहाँ पे गई, इधर ही जाएगी। क्या इधर लौटेगी? नहीं लौटेगी। धारा दिशा क्या होगी? ऊपर की ओर होगी। यहाँ पे, यहाँ भी धारा कैसे जाएगी? नीचे की ओर जाएगी। ठीक है ना। धारा जो कहाँ जाएगी? A से D की ओर। यहाँ कहाँ जाएगी? A से B की ओर। अब देखो, जब ये धारा कहाँ गई? ये धारा गई बिंदु D पर गई, और ये धारा गई कहाँ गई? बिंदु B पर गई। अब ये B पर गई तो एक इधर जाएगी, एक नीचे आएगी। जाएगी नहीं जाएगी? है ना। इसकी भी डायरेक्शन ऊपर नहीं हो सकती है। क्या होगी? नहीं होगी। कहे कि यहाँ पे गई तो एक नीचे धारा आएगी, एक इधर आएगी। तो यहाँ धारा B से C की ओर बह रही है, यहाँ धारा B से D की ओर बह रही है। अब ए वाली धारा यहाँ आती है, ए वाली धारा यहाँ आती है। दोनों कहाँ जाएंगी? प्रतिरोध S में जाएगी और ऊपर की ओर जाएगी, C की ओर जाएगी। ठीक है ना। तो डायरेक्शन यदि हमारा सही है तभी हमारा जो है तो इसका व्यंजक सही आएगा, नहीं तो गलत आएगा। ये ध्यान रखना।
धारा का डायरेक्शन हमको सही बनाना है। ये डायरेक्शन हम लोग गलत बना दिए, हमारा चित्र भी गलत है, ये ध्यान रखना। तो चलो अब आगे हम लोग क्या चलेंगे, किरचॉफ के, देखो ये व्यंजक किरचॉफ के नियम पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम लगाना पड़ता है, द्वितीय नियम लगाना पड़ता है। और किरचॉफ का प्रथम नियम पढ़े हो, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता हो, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है ना। संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक होती है। ठीक है ना। तब लिख लो। अब देखो किरचॉफ का प्रथम नियम एक बार लगाओगे बिंदु बी पर, तो लिखो बिंदु बी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, बिंदु बी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। ठीक है। अब देखो बिंदु बी पर, बिंदु बी से देखो कौन कौन सी धारा बिंदु बी से जुड़ रही है। धारा हमारी I1 जुड़ रही है, IG जुड़ रही है और I2 जुड़ रही है। यहाँ से 3 धाराएं हैं। अब ये देखो ये बताए हैं हम, जो संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक, दूर जाने वाली ऋणात्मक। तो I1 कहाँ जा रही है, देखो बी की ओर जा रही है, बी से दूर जा रही है, बी की ओर जा रही है। तो बी की ओर जा रही है क्या हो जाएगा, I1 प्लस हो जाएगा I1। IG दूर जा रही है क्या हो जाएगा, माइनस IG। I2 भी कहाँ जा रही है, दूर जा रही है, क्या हो जाएगा, माइनस I2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। इसको हम मान लें समीकरण 1। संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में IG बराबर 0। IG का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है ना। IG का मान, IG का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देते हैं। देखो IG रहा क्या रख देंगे, 0। यहाँ 0 रखेंगे क्या आएगा, I1 माइनस I2 आएगा, क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2 बराबर 0, या क्या आ जाएगा, I1 बराबर I2। ये हो गया समीकरण हमारा 2। ठीक है। समझ में आई इतनी बात। अब एक बार क्या करेंगे, बिंदु डी पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे। एक बार ऊपर लगाना, एक बार नीचे। बिंदु डी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से देखो बिंदु डी पर, एक आओ बिंदु डी की ओर कौन कौन सी धारा आ रही है, I3 आ रही है। ठीक है। तो I3 हम प्लस कर दिए। और कौन सी आ रही है, IG प्लस IG कर दिए। दूर कौन सी आ रही है, माइनस I4 कर दिए। बराबर क्या हो गया, 0। समीकरण 1 को मान लो 3। संतुलन की स्थिति में IG बराबर 0। IG का मान समीकरण 3 में रखने पर लिख देना, IG का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देना। कितना जाएगा, I3 माइनस I4 बराबर 0, या क्या आ जाएगा, I3 बराबर I4। ये हो गया समीकरण हमारा 4। ठीक है। इसको साफ करना पड़ेगा हमें, तब आगे लिख पाएंगे। कि चित्र भी नहीं मिटा सकते हैं, चित्र बिना व्यंजक नहीं लग पाएगा। चलिए एक बात अब ऐसे एक बार बिंदु एक पर नहीं, बिंदु पर नहीं। किरचॉफ का प्रथम नियम के बाद 2 बिंदु पर लगता है। इसके बाद द्वितीय नियम लगेगा। द्वितीय नियम क्या लगता है, देखो द्वितीय नियम हमेशा, द्वितीय नियम है क्या,
द्वितीय नियम होता है बंद जाल, बंद लूप या बंद पास, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। तो किसी भी बंद जाल में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसके विभिन्न खंडों में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी हम लोग पढ़े हैं समेशन ई बराबर समेशन आई आर, बताए थे कल भी, है ना। तो हो गया, इतना सीखा हो गया। चलते हैं आगे। समीकरण 2 और समीकरण जो हमारा 4 बना है उसकी जरूरत पड़ेगी, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना कि आई बना कितना है I2 और I3 कितना है I4। देखो अब चलते हैं बंद परिपथ में। तो देखो बंद परिपथ से कल बताए थे हम कि जिस बिंदु से चलते हैं घूमकर उसी बिंदु पर आते हैं तब कहलाता है बंद परिपथ। तो हमको जो ये धारा मापी इसमें लगा है, तो एक बार धारा मापी के इधर वाला भाग, एक बार धारा मापी के उधर वाला भाग, बंद परिपथ दो लेके चलना है। तो जब इधर वाला लेंगे देखो क्या कहलाएगा ABDA कहलाएगा। तो लिख लो बंद परिपथ ABDA में ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से ABDA जहां से चलते हैं वहीं पे लौट के आते हैं, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। सी यहाँ तो यही होता है। देखो इस लाइन के एक बार इस बार लेंगे, इस बार उस बार लेंगे, तो इस बार सी कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब देखो क्या, देखो इसमें कोई सेल लगा है, नहीं लगा है, तो विद्युत वाहक बल नहीं रहेगा, विद्युत वाहक बल 0 हो जाएगा, ठीक है ना। प्रतिरोध और धारा का गुणनफल है इसमें। देखो ये भी बताए थे हम कि जब धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को धनात्मक, जब धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को ऋणात्मक लेते हैं। तो देखो हम पहले यहाँ क्या लिखे हैं AB, यहाँ भुजा इस AB में देखो धारा कहाँ बह रही है, A से B की ओर। धारा कौन सी है I1, प्रतिरोध क्या है P, तो I1P हो जाएगा। I1P क्या रहेगा धनात्मक। फिर देखो यहाँ क्या लिखा है BD धारा ही B से DY की ओर बह रही है, धारा कौन सी है IG, प्रतिरोध क्या है G हो जाएगा प्लस IG इंटू G। लेकिन यहाँ देखो क्या है DA लिखा है, लेकिन धारा कहाँ बह रही है A से D की ओर। हम लोग कहाँ जा रहे हैं D से A की ओर, उल्टा जा रहे हैं, धारा के दिशा के विपरीत जा रहे हैं, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे -I3 इंटू R बराबर 0। कोई सेल नहीं है, कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, इसलिए क्या हो गया विद्युत वाहक बल 0 हो गया, ठीक है। संतुलन की स्थिति में लिख लो वही R0 संतुलन की स्थिति में IG बराबर 0। IG का मान 0 यहाँ रख दोगे, कितना आएगा I1P माइनस I3R बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। I3R को उधर लेते गए क्या हो जाएगा I1P बराबर I3R। देखो समीकरण 4/5 देखो कहाँ गया, ये था IG का मान 0 था। जब 0 में किसी संख्या का गुणा करते हो क्या आता है 0 आता है, पूरा 0 हो गया, ठीक है ना। अब बंद जाल परिपथ कौन सा देखो उधर वाला, यानी BCDB में। देखो जरूरी नहीं है कि हम इसका नाम BCDB ले, इसका नाम इस तरह भी कह सकते हैं BDCB भी कह सकते हैं, चाहे वामावर्त चले चाहे दक्षिणावर्त चले, है ना, दोनों नाम ले सकते हैं इसका हम। पर दोनों नाम लेने के पहले ये ध्यान देना है कि धारा की दिशा में चलेंगे धनात्मक, विपरीत दिशा में चलेंगे तो ऋणात्मक। चलते हैं बंद परिपथ। बंद परिपथ क्या नाम है बंद परिपथ इसका BCDB में। अब देखो कहता है हम जो बंद परिपथ है इधर देखो, अच्छा यहाँ क्या है BC भुजा है BC। तो देखो हम धारा किधर जा रही है B से C की ओर जा रही है, यानी BC ये क्या होगा धनात्मक, यानी क्या हो जाएगा I2Q ना I2Q। अब देखो BC का क्या है CD,
धारा किधर जा रही है? ऋणात्मक डी से सी की ओर, यानी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक माइनस I4 यस। फिर डी भी लिखा है, धारा किधर जा रही है? बी से डी की ओर, ये भी ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस IG इंटू जी बराबर 0। संतुलन की स्थिति में IG बराबर 0। संतुलन की स्थिति में बार लिखना पड़ेगा संतुलन। हाँ लिखना पड़ेगा, IG बराबर 0। IG का मान यहाँ पे रख दो, है ना, तो आई ए कितना हो जाएगा? ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला बचेगा, क्या हो जाएगा? I2Q माइनस I4 यस बराबर 0। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? I2Q बराबर आएगा I4 यस। हो गया समीकरण 6। समीकरण 6 ए I4 यस लिखा है यहाँ पे, I4 यस। अब देखो क्या करना, हमको सिलाना है P/Q बराबर R/S, ठीक है। देखो क्या करेंगे, समीकरण 5 में समीकरण 6 का भाग देने पर, लिख दो कि समीकरण 5 में समीकरण 6 का भाग देने पर समीकरण 5 में समीकरण 6 का भाग देने पर, अब हम भाग दे देते हैं। देखो भाग देंगे तो कितना है समीकरण 5? देखो हमारा समीकरण 5 क्या है? I1P बराबर I3R, यानी बाएं पक्ष में बाएं पक्ष भाग जाएगा, दाहिने पक्ष में दाहिने पक्ष का भाग जाएगा। तो कितना आ जाएगा? देखो I1P बटे I2Q बराबर क्या हो जाएगा? I3R बटे I4 यस, कितना हो जाएगा? इसको मान लो समीकरण 7, समीकरण 7। अब ये जब पीछे देखो पीछे जाते हैं तो समीकरण 2 और समीकरण 4 था, 3 क्या बना था? I1 और I3 का मान जहाँ निकाले लोग 2 4, दो समीकरण 2 और समीकरण 4 से समीकरण 7 में मान रखने पर, समीकरण 2 और समीकरण 4 से समीकरण 7 में मान रखने पर, समीकरण 2 और 4 से समीकरण 2 और समीकरण 4 से समीकरण 7 में मान रखने पर, काहे का मान रख रहे हैं हम लोग? I1 का और I3 का, ठीक है ना। देखो समीकरण 2 में क्या मिला था? I1 बराबर I2, यानी I1 की जगह पर I2 लिख सकते हैं। समीकरण 2 और 4 से समीकरण 7 में मान रखने पर, ठीक है ना, तो रख देते हैं मान हम। देखो तो कितना I1 यहाँ पर क्या आएगा? I2, तो जाएगा I2P बटे I2P बराबर यहाँ हो जाएगा I3R बटे I4R बटे I4 यस, I4 यस। I2 से I2 कट जाएगा, I4 से I4 कट जाएगा, कट जाएगा, यानी क्या आ गया? P बटे Q बराबर आ गया R बटे यस। ऊपर वाले में क्यों लगेगा ना, नीचे वाले में? हाँ कैंसिल हो जाए। P बटे Q बराबर क्या आ गया? R बटे यस। यही हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है। यानी हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत ये होता है कि किन्हीं दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, यही कहलाता है हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। हिंदी बता दीजिए, मतलब सिद्धांत बता दीजिए।